हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है लोड। लोड क्या होता है? एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड लोड। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है। न्यूटन फोर्स की भी ऐसा यूनिट होती है। लोड भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ लोड ऑन ए बॉडी। लोड का एक बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट बॉडी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये टेंशन का केस दिखाया गया है। इसके अंदर एक्चुअल बॉडी का जो साइज था वो ये था। उसके बाद ये पी लोड दोनों साइड से लगा और इसका साइज ये जो डॉट डॉट से दिखा रखा है ये उसका बाद वाला साइज है। इसी तरीके से कंप्रेशन के केस में एक्चुअल साइज इसका ये था, बाद में चेंज होकर ये इस वाले में आ गया डॉटेड लाइन में। इसी टाइप से ये शीरिंग का केस देख सकते हो। इसमें ऊपर से पी लोड लगा हुआ है और इस साइड से पी लोड लग रहा है। ठीक है, तो इस साइड से लग रहा है और ऊपर से लग रहा है, तो इसका जो ऊपरला भाग है वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, फाई एंगल के साथ। ये एंगल फाई होता है। ओके, इनके बीच का ये वाला एंगल ये फाई होता है। ठीक है, बेंडिंग के केस में इस साइड से ट्विस्टिंग होती है और इस साइड से ये लोड लगता है और ये बीच में से ये नीचे की तरफ आ जाता है। और जब ये बीच में से नीचे की तरफ आएगा तो ये इसकी साइडें बाहर आ जाएंगी। समझ गए? तो ये एक्चुअली इसमें ये जो चेंज आता है ये लोड लगने के बाद आता है। पांचवा केस है टोरिजन का। इसके अंदर इस साइड से भी टॉर्क लगता है और इस साइड से भी टॉर्क लगता है। ठीक है, इसको घुमाया जाता है। इस साइड से इसको ऐसे घुमाया जाता है और इस साइड से इसको ऐसे घुमाया जाता है, तो ये बीच में से इस टाइप का डिजाइन बन जाता है। एक्चुअल में ऐसा था, बाद में चेंज होकर इस टाइप से बन जाता है, जो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड। लोड के क्लासिफिकेशंस। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। सबसे पहला है इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग लोड कितने टाइप का होता है। तो नंबर 1 है टेंशन लोड, दूसरा है कंप्रेशन लोड, तीसरा है शेयरिंग लोड, चौथा है बेंडिंग लोड और ये आपका जो पांचवा है ये है ट्विस्टिंग लोड। ओके, चलिए फर्स्ट है टेंशन लोड। टेंशन लोड क्या होता है? मैंने अभी डायग्राम दिखाया था आपको इसके ऊपर वाले में। वो टेंशन का जो केस था उसके अंदर क्या होता है, द लोड हुज इफेक्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज नोन एज टेंसाइल लोड। यानी कि जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो टेंसाइल का केस होता है। ये मैंने दिखा रखा है ए पॉइंट के अंदर, आप देख सकते हैं। ए के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी एक्चुअल लेंथ ये थी, लोड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, दोनों इस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, तो इसकी लेंथ जो एक्चुअल बाद में बढ़ के आई है वो भी इसी डायरेक्शन में बढ़ के आई है। तो ये फर्स्ट जो केस बता रहा है ये किसका बता रहा है, ये टेंशन लोड का। ठीक है, टेंशन लोड क्या होता है, द लोड हुज इफेक्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज नोन एज टेंशन लोड। यानी कि द लोड हुज इफेक्ट, जिसका इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन फोर्स एप्लीकेशंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में लोड लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है टेंसाइल के केस में। कंप्रेशन का केस इसका जस्ट उल्टा होता है। मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, ये कंप्रेशन का केस है। इसके अंदर क्या था, एक्चुअल साइज बॉडी का ये था। ठीक है, और इधर से ये इसको कंप्रेस कर रहा है पी लोड और ये भी इधर कंप्रेस कर रहा है। दोनों लोड किधर है, अंदर की साइड है, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसका केस है, कंप्रेशन का केस है। तो कंप्रेशन का अगर केस आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं और ये इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखना है, कंप्रेशन लोड क्या हो गया, द लोड हुज इफेक्ट टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज नोन एज कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, द लोड हुज इफेक्ट टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, जिससे के अंदर लेंथ की जो है एक्चुअल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है जब उसके जिस साइड में लोड लगता है उसी साइड में। ये कंप्रेशन का केस होता है। नेक्स्ट केस है शेयरिंग लोड। शेयरिंग का डायग्राम मैंने इससे ऊपर दिखाया था। थर्ड जो केस था उसके अंदर क्या था, बॉडी ऐसे रखी हुई थी, एक इधर से फोर्स लग रहा था लोड और एक ऊपर से लोड लगा हुआ था। तो इस लोड के कारण ये थोड़ा सा इस टाइप से हो गया था, एक मिनट, इस टाइप से हो गया था आपका। और ये जो एक्चुअल जो एंगल आता है ये मैं बता रहा था कि ये एंगल फाई आता है। ओके, तो शेयरिंग लोड क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं शेयरिंग लोड के अंदर, द लोड हुज इफेक्ट टू कोज स्लाइडिंग ऑफ वन फेस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ये कोई बॉडी है इसका वन फेस, यानी कि ऊपर वाला जो फेस है वो थोड़ा स्लाइड कर जाता है, थोड़ा सा तिरछा चला जाता है। यानी कि जो ये वाला जो ये था ये इस साइड हो जाता है, ये वाला जो है ये इस साइड हो जाता है। तो जो एंगल जो आता है ये फाई आता है। कौन सा एंगल आता है, फाई एंगल आता है। तो शेयरिंग लोड क्या हो गया, द लोड हुज इफेक्ट टू कोज स्लाइडिंग वन फेस ऑफ द बॉडी। ये इसका वन फेस जो इसका था ये स्लाइड हो गया है। क्या हो गया, ये इसका जो इस टाइप से जो भी बॉडी थी इसका जो फेस था, ये वाला जो फेस था ये स्लाइड होकर इस टाइप से हो गया है और ये वाला जो फेस था ये स्लाइड हो गया। यानी कि इसका फ्रंट वाला इस साइड वाला ऊपर वाला फेस ये थोड़ा टिल्ट हो गया है और ये इधर आ गया है। तो ये जो एंगल के साथ जो टिल्ट हुआ है उसको बोलते हैं, जिस एंगल के साथ ये स्लाइड हुआ है उस एंगल को बोलते हैं फाई एंगल। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है। तो ये शेयरिंग के लोड के अंदर क्या लिख सकते हो आप, द लोड हुज इफेक्ट टू कोज इज स्लाइडिंग ऑफ वन फेस ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द अदर इज कॉल्ड शेयरिंग लोड। इन केस ऑफ टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स आर अप्लाई अलोंग द डिफरेंट प्लेन। क्या कह रहा है, इन दिस केस टू इक्वल, दो इक्वल यानी कि सेम, अपोजिट यानी कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि एक की डायरेक्शन इधर है तो एक की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट एंड पैरेलल और दोनों पैरेलल है, यानी कि एक इधर लगा हुआ है तो एक उसके बराबर दूरी के ऊपर पैरेलल में लगा हुआ है।
ठीक है। फोर्स अप्लाई अलोंग द डिफरेंट प्लेन, और प्लेन भी अलग अलग है। अगर ये ऊपर वाले प्लेन में लगा हुआ है तो ये इधर नीचे वाले प्लेन में लगा हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शन में लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये आपका शीयरिंग लोड था, ठीक है। इसके बाद आती है बेंडिंग लोड की बात, कि बेंडिंग लोड क्या होता है। द लोड हुज इफेक्ट टू कॉजेज ए सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड क्या होता है, सर्टेन डिग्री कर्वेचर आ जाता है उसमें। जैसे कोई बॉडी ये थी, वो एक्चुअली इस टाइप से हो जाती है, समझ गए। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्चुअल बॉडी ये थी, इधर से इसके ऊपर लोड लग रहा है, एक इस साइड से लोड लगा है। तो ये जब दोनों लोड इधर इसके बीच में लग रहे हैं तो ये बीच में से नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और जो ये वाला जो फेस है ये भी झुक जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल से इस चीज़ से ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो केस होता है ये होता है आपका बेंडिंग का केस। इसका केस होता है बेंडिंग का। बेंडिंग का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो है ये बेंडिंग का डायग्राम है, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्विस्टिंग लोड। ट्विस्टिंग लोड का डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, ये है टोरिजन या ट्विस्टिंग लोड। इसके अंदर ट्विस्ट हो जाता है दोनों साइड से, इसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो इसके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टू कपल अप्लाइड एट अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी एज टू कोज वन एंड टू रोटेट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रिलेटिव टू अदर एंड और कॉल्ड ट्विस्टिंग लोड। ट्विस्टिंग लोड का मतलब क्या है कि ये जो कोई भी पीस है, मेटल का पीस है या बॉडी है, कुछ भी है, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। कब आएगा, जब इसके ऊपर टू कपल से, ये दो कपल इसके ऊपर लग गए, अपोजिट लग गए, ये इस साइड है तो ये इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, अपोजिट एंड है ऑफ द बॉडी एट सो काजेज वन एंड रोटेट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होगी उसके ये रिलेटिव रोटेट होगा और ये बॉडी घूम जाएगी। ये इसका केस में आपको एक्चुअल इसकी बॉडी जो डायग्राम है वो यहाँ दिखा रखा है टोरिजन के केस में। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है। ये टोरिजन का केस था, तो इसके अंदर इधर से ये एक कपल लगा, एक कपल इधर से लगा और ये इसके अंदर चेंज आ गया। एक्चुअली जो ये था ये एक्चुअली इस टाइप से है, ये चेंज होके ऐसा बना है, ओके। नेक्स्ट है, देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड, तो अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप से बता दिया, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शीयरिंग लोड, बेंडिंग लोड और ट्विस्टिंग लोड, ठीक है। दूसरा लोड का टाइप है अकॉर्डिंग टू द क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लोड ऑन द बॉडी। पहले बॉडी लोड लगने से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग लोड को डिफाइन किया था, यानी कि उसके टाइप बताए थे। और इसके अंदर मैनर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लोड, लोड जो लगेगा उसके किस मैनर में लगेगा उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो ये दो टाइप से होता है, एक होता है डेड लोड और एक होता है लाइव लोड। डेड लोड की बात करते हैं, दीज लोड आर आल्सो नोन एज स्टैटिक लोड। इसको स्टैटिक लोड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्टैटिक लोड, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस पॉइंट के ऊपर ये लोड लगेगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो डायरेक्शन है वो पहले से ही फिक्स है किसी मेंबर के लिए। किसी मेंबर के लिए उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो उसमें कुछ बताने को कुछ है ही नहीं, तो ये स्टैटिक हो गया, इसलिए इसको डेड लोड बोलते हैं, ठीक है। लाइव लोड क्या है, जो फ्लक्चुएट करे, जो लोड के अंदर चेंज आए, यानी कि एक लोड है, कोई लोड लगा हुआ है, पी कोई लोड लगा हुआ है, वो एक पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है, ये कोई मेंबर है, इसके ऊपर ये पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पर आएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, बट ये लोड चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन लाइव लोड के केस में क्या होता है, ये कोई मेंबर है, इसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वो लाइव लोड है तो वो लोड चेंज हो जाएगा। ये जो पी लगा हुआ है ये चेंज हो जाएगा, चेंज इनकी फ्लक्चुएट करेगा, ओके। तो फ्लक्चुएट करेगा तो फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं किसको, लाइव लोड को। और डेड लोड क्या है, वो एक जगह स्थिर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो स्टैटिक है, यानी कि स्टैटिक बोले तो कांस्टेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेड लोड में क्या लिख सकते हो, दी लोड आर आल्सो नोन एज स्टैटिक लोड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज लोड आर फिक्स्ड फॉर ए गिवन मेंबर। किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड अगर फिक्स है तो वो आपका स्टैटिक लोड या डेड लोड होगा। दीज लोड आर ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लोड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। जैसे कोई बॉडी है तो ये इसके ऊपर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे, वर्टिकली लगेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में लगेंगे, और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की साइड लगेंगे, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो लोड होंगे, जो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेंगे, ये वाले लोड आपके डेड लोड होंगे। और ये सिर्फ इस पॉइंट पे लगा हुआ है तो ये इसी पॉइंट पे लगेगा। और ये जो अगर 12 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है तो ये 12 किलो न्यूटन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना इसकी लगने की डायरेक्शन चेंज होगी, ना इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट के ऊपर ये लोड लगा हुआ है, ना वो चेंज होगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डेड लोड। नेक्स्ट है लाइव लोड। तो लाइव लोड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, लाइव लोड के बारे में क्या लिख सकते हैं, दीज लोड आर आल्सो नोन एज फ्लक्चुएटिंग लोड। जो लोड चेंज होता हो, एक स्टैटिक लोड है उसको डेड लोड बोल दिया, और जो लोड लाइव लोड यानी कि लाइव है, यानी कि उसके अंदर चेंज है, वो कंसीडर की जा रही है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज लोड आर नॉट फिक्स फॉर ए गिवन मेंबर। किसी भी मेंबर के लिए इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ और किसी भी मेंबर के लिए सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो लाइव लोड है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लोड लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेंबर के लिए वो फिक्स नहीं है, तो वो लाइव लोड होता है, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज लोडिंग, टेम्परेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। ठीक है, समझो। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड एंड अप्लाई लोड, यानी कि स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की वो एक ताकत होती है जिसके अंतर्गत वो उसके ऊपर पड़ने वाले लोड को वो अपने अंदर, यानी कि उसकी एबिलिटी है कि उस लोड के ऊपर वो खड़ा रह सकता है बिना किसी फेलियर के, यानी कि बिना उसमें कुछ क्रैक, दरारें या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए बिना। कोई भी अगर मेंबर है, कोई भी मटेरियल का है, उसके ऊपर हम लोड लगा रहे हैं और लगाते लगाते इतना लोड लगा दिया कि वो बीच में से क्रैक हो गया या उसमें क्रैक आ गए, तो वो क्या हो गया, इसका फेलियर हो गया। तो जो वो लोड जो लगा था तो वो इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगा था, इसलिए इसमें ये जो भी आया है चेंज आया गया। ठीक है, जो अभी हम लोड लगने के कारण जो चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे इसके ऊपर, अगर उनमें वो चीज़ें आ जाती हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ के बाद आएंगी, यानी कि उसकी एबिलिटी से भी ज़्यादा लोड लगा दिया जाए तब उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी, चेंज आएगा। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ वो होती है, वो ताकत होती है स्ट्रेंथ, जो किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगने के बाद उसके ऊपर कोई चेंज ना आ पाए। जिस पॉइंट तक उसके अंदर चेंज नहीं आया वो पॉइंट उसका स्ट्रेंथ है, और उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट बाद उसके अंदर कोई भी चेंज, क्रैक आ जाता है, उसमें फेलियर या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर हो जाता है तो फिर वो उसका, उससे पहले वाला जो पॉइंट है वो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड, मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जा सकता है इट्स एबिलिटी, कि ये इसकी एक एबिलिटी होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। स्ट्रेंथ है वो बहुत से फैक्टरों पर डिपेंड करती है, जैसे लोडिंग के ऊपर, कि लोडिंग किस टाइप का लोडिंग लगा हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर, कि उस वक्त उस चीज़ का टेम्परेचर क्या है। किसी भी मटेरियल का अगर किसी डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट टेम्परेचर पर देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है, एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हमें डायरेक्ट उसके ऊपर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है और फिर उसके ऊपर हम कोई भी लोड लगाते हैं और उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, बट उतना ही लोड अगर हम उसको लोहे में आग में गर्म करके और तब उसके ऊपर लगाएंगे तो उसमें चेंज आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो स्ट्रेंथ का, मटेरियल के ऊपर स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि लोडिंग किस टाइप की है, टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज है, या इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कोई अगर चेंज आ जाता है तो भी उसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर चेंज आ सकता है। सेकंड और लगा के अथवा में दूसरी डेफिनेशन लिख रखी है, अगर आपको ये हार्ड लग रही है तो आप ये वाली कर सकते हैं, ये भी मैं समझा देता हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच ए मटेरियल कैन ऑफर द एक्सट्रीमली अप्लाई लोड, यानी कि वो रजिस्ट करता है मैक्सिमम अप्लाई लोड। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ सच फैक्टर, टाइप ऑफ लोडिंग, टेम्परेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर। बाकी तो सब सेम है, यहाँ तक तो इससे आगे वाला तो सब सेम है जो ऊपर ही था, सिर्फ चेंज इतना है कि ये तो कह रहा है कि ये विद स्टैंड हो सकता है लोड के साथ बिना किसी फेलियर में, और ये इसमें ये कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच मटेरियल कैन ऑफर इट एक्सटर्नली अप्लाई लोड। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस को सिग्मा से दर्शाते हैं, स्ट्रेस लोड अपॉन इनकी फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। पी क्या है? सिग्मा क्या है? स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ है उसका सिग्मा है। पी क्या है? लोड है उस बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रहा है। ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बॉडी का। ठीक है, इन एसआई सिस्टम स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन एसआई सिस्टम स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर, या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वाली जो यूनिट है इसको हम कह सकते हैं पास्कल। ओके, राइट, पीए, पास्कल को हम पीए से शो करते हैं, पीए पास्कल के लिए। ओके, तो ये मैं इधर समझा रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये है कि एसआई यूनिट स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर, या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, पीए से इसको शो करते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी बिगर यूनिट ऑफ स्ट्रेस दैट इज मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल आदि एक्सेट्रा यूज करते हैं। इनकी प्रैक्टिकल लेवल पे वैसे बता दिया मैंने कि इसकी यूनिट ये होती है, बट प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम बड़ी यूनिट का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर है मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। ठीक है, अब ये नीचे इसमें शो कर रहा है 1 मेगा पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर होते हैं, 1 गीगा पास्कल में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ये कैसे आया है। इसके लिए अगर आपको जानना है कि 1 मेगा पास्कल क्या होता है, पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, ये आपने 11th में सीखा होगा। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी आप याद कर सकते हैं 1 मेगा पास्कल में होता है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको mm में चेंज करना है होता है तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, क्या होता है 1 मेगा पास्कल?
10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर इसको mm में देखा जाए तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। गीगापास्कल में क्या होता है, 1 गीगापास्कल क्या होता है, 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि ये मीटर स्क्वायर में है, इसको mm स्क्वायर में चेंज करना है, तो ये इस टाइप से ये चेंज होते चले जाएंगे। ये कैसे चेंज हो रहे हैं, इनके बारे में क्या है, तो अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, इसके अंदर गीगापास्कल पूरा डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा कि इस यूनिट से इस यूनिट को बनाना, इस यूनिट से इस यूनिट को बनाना। फिलहाल हमारा जो प्रायोरिटी है वो हम इसको देंगे कि सिलेबस पूरा जल्द से जल्द हो ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने एरिया पर कितना लोड लगा हुआ है, ये होता है स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस हमारे 2 कैटेगरी में उनको क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और जो नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, ओके। फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, यानी कि जो लोड जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है क्रॉस सेक्शन की। तो ये कोई मटेरियल है, बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन इसका ये हो गया, इसका ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसके परपेंडिकुलर ये पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर ये पी लोड लगा हुआ है, ओके। तो ये कैसा हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसा होता है, इस टाइप से, जिसका जो ये क्रॉस सेक्शन है ये क्या है, इस तरफ ऐसा है, नीचे की साइड ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया और लोड लगा हुआ है ऐसा, तो यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, द स्ट्रेस इंड्यूस इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। जब फोर्स अप्लाई होता है किसी क्रॉस मेंबर के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो जब वो स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें है थोड़ा बहुत, ये एक और देखो, द डायरेक्ट स्ट्रेस इज आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अप्लाई लोड। डायरेक्ट जो स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल का केस भी हो, यानी कि टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर फोर्स किस टाइप का अप्लाइड होकर रखा है, यानी कि लोड किस टाइप का उसके ऊपर लगा रखा है। ये चीज़ उसके ऊपर टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्रेस ये उसके नेचर ऑफ अप्लाइड लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ये टेंसाइल हो सकता है, तो टेंसाइल का केस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस व्हेन एन एक्सियल पुल इज अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि अगर उसके ऊपर एक्सियल पुल लगा हुआ है, यानी कि उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पुल लगा हुआ, पुल है यानी कि उसके ऊपर खिंचा हुआ आ रहा है, यानी कि उसको खींचा जा रहा है, ये कोई बॉडी है और अगर इसके ऊपर पुल लगा हुआ है यानी कि दोनों साइड से इसको लोड के जरिए इसको खींचा जा रहा है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस का केस है, ठीक है। अब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो टेंसाइल होगा। क्यों, क्योंकि व्हेन एन एक्सियल पुल अप्लाई ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, एक्सियल पुल या एक्सियल लोड उसके ऊपर अप्लाई होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, तो जब स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या करेगा, उसकी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर देगा। कैसे, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर इस साइड में मैंने पी लोड लगा दिया, इस साइड में पी मैंने लोड लगा दिया। अब ये इसको खींचेगा, ये खींचेगा तो ये इधर से ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो इसका अपर जो फेस है ये नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ओके, इस टाइप से हो जाएगा। तो एक्चुअल इसकी लेंथ ये थी इसकी एक्चुअल लेंथ, बाद में चेंज होकर इसकी लेंथ ये हो जाएगी, यानी कि लेंथ इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द मेंबर सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज टाई। जो मेंबर के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है तो उसको हम टाई कह सकते हैं। सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, व्हेन एन एक्सियल पुश इज अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी, द स्ट्रेस इंड्यूस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में उसके ऊपर पुल लगा हुआ था, कोई बॉडी थी तो उसको खींचा जा रहा था लोड के जरिए, ओके। लेकिन कंप्रेसिव के केस में क्या होता है, कंप्रेसिव केस में ये पुश लगा हुआ है, यानी कि इसको पुश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, व्हेन एक्सियल पुश इज अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी, द स्ट्रेस इंड्यूस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण उसकी बॉडी की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। द मेंबर सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेट। और जो मेंबर के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड टेंजेंटली। क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड टेंजेंटली टू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए बॉडी, द स्ट्रेस इंड्यूस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। द शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड टेंजेंटली टू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग टेंजेंटली फोर्स लगेगा। शेयरिंग का केस में मैंने जो आपको बताया था उस टाइप से कि इस पे पी लोड लगा हुआ है, ठीक है,
एक पी लोड इधर से लगा है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो ए बी जो है, ये ए से बी है, ये टिल्ट होके ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये पी लोड लगा हुआ है, और ये फर्स्ट ये अपर वाला ही क्यों टिल्ट हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले ने इसको रोक रखा है, इसलिए जो लोड लगा रखा है ये नीचे वाले को तो होने नहीं दे रहा, और इसका ऊपर वाला हिस्सा हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो ए है ये ए डैश में चेंज हो जाएगा, बी है ये बी डैश में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो इसका ए डी जो है ये ए डैश डी में चेंज हो जाएगा। तो इनके जो बीच का जो एंगल होगा वो होगा फाई, जो कि मैं आपको उसके अंदर समझा रहा था शीयरिंग के केस में। तो जो शीयरिंग का केस था उसी को ही हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि शीयरिंग के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसे हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं। और अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव के कारण होगा तो उसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं, और अगर शीयरिंग के कारण कुछ होगा, कोई भी स्ट्रेस आएगा, उसे हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं। इसके अंदर डायग्राम हम ये बनाएंगे शीयर स्ट्रेस का, और इसमें लिख सकते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाई टेंजेंटली टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी द स्ट्रेस इंड्यूस इज नोन एज शीयर स्ट्रेस। द स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। लेट ए शीयर एरिया इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेपर। शीयर स्ट्रेस है वो होगा शीयर फोर्स अपॉन शीयर एरिया। बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो शीयर स्ट्रेस है, ये जिस शीयर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये शीयर स्ट्रेस को हम टो से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। टेंसाइल का केस हो तो यहाँ पे टी लिख देंगे, और अगर कंप्रेसिव का केस है तो सिग्मा के साथ सी लिख देंगे। ये कंप्रेसिव का केस, ये टेंसाइल का केस डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर। और अगर शीयर स्ट्रेस है तो इसको हम टाउ, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, टाउ। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टाउ। तो टाउ क्या होता है, ये शीयर स्ट्रेस में टाउ को बोलेंगे। टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा शीयर फोर्स, क्या हो जाएगा, शीयर पी फॉर लोड, शीयर लोड अपॉन शीयर एरिया। सिग्मा के केस में क्या था, पी अपॉन एरिया था, यानी कि लोड अपॉन एरिया था। यहाँ पे कौन सा लोड आ जाएगा, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की जगह कौन सा स्ट्रेस आ गया, शीयर स्ट्रेस, ओके। और लोड की जगह कौन सा लोड आ गया, शीयर लोड। एरिया की जगह कौन सा आ गया, शीयर एरिया। बस चेंज इसमें इतना ही है बस। तो इसमें आप देख लीजिए, शीयर स्ट्रेस जो होगा वो होगा शीयर फोर्स अपॉन शीयर एरिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्ट्रेन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।